साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज मॉर्निंग के इस वर्कशॉप पे। और दोस्तों बस इन्विटेशन का सिलसिला बंद कर देंगे बिकॉज़ आज बहुत अच्छा टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। सो आज दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हम लोग बात करें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। और एक बार कोई भी व्यक्ति कंफर्म करेगा मेरा स्क्रीन आएगा तो आप एक बार कंफर्म करेंगे। स्क्रीन आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और दोस्तों आज बहुत अच्छा टॉपिक है और आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। प्रोफेशनली ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं, इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। अभी इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बढ़िया टॉपिक है, इतना बेहतरीन, इतना इम्पोर्टेंट, इतना खास टॉपिक है कि अगर इस बात को आप समझ जाते हैं कि आपको भले ही कुछ भी ना आता हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है, आप ऑब्जेक्शंस को रिप्लाई कर पाते हैं, जवाब दे पाते हैं, तो आप सक्सेस हो जाते हैं। तो एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा टॉपिक जो आपके काम में, आपके नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में 100 गुना से भी ज्यादा ग्रोथ लेके आ सकता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। और सबसे पहले समझते हैं आज का एजेंडा क्या रहेगा, आज क्या क्या चीजें हम लोग सीखने वाले हैं इस वर्कशॉप में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्शन क्या होते हैं, क्यों आते हैं ये ऑब्जेक्शन, कितने तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं, कैसे इनसे निकलना होता है, कैसे इनका जवाब देने होते हैं, और लास्ट में कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं। सो नॉर्मली अगर मैं बुकिश डिफिनेशन की बात करूं, जो किताबी ज्ञान होता है, सो एक कॉन्सर्न, एक हेजिटेशन, एक डाउट, एक क्वेश्चन जो एक व्यक्ति को डिसीजन लेने से रोक रहा है, उसको स्टार्ट करने से रोक रहा है। दूसरे शब्दों में आप समझें तो एक जो ऑब्जेक्शन होता है, एक बैरियर होता है जो किसी भी प्रोस्पेक्ट के करेंट सिचुएशन के साथ खड़ा होता है। और जैसे ही इस दीवार को, इस ऑब्जेक्शंस को आप तोड़ देते हैं, वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता है। थोड़ा सा और इसको आसान करता हूं। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है। देखो, दुनिया में पैसा तो सबको चाहिए, सबको कमाना है, इनकम सबको करना है, सब बहुत बड़ा बड़ा काम करना चाहते हैं। और लोग 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन दिन भर, रात रात भर मेहनत करते हैं। और जब आप उनको अपने इस बिजनेस में लेके आते हैं, उनको प्लान प्रेजेंटेशन समझाते हैं और उनको समझ में भी आता है, और आप उनको बताते हैं कि वो 10-10, 20-20 हजार रुपए प्रतिदिन, या लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए प्रति महीने इस बिजनेस से कमा सकते हैं। और ये सब कुछ समझने के बाद भी कई सारे लोग आपके साथ, आपके बिजनेस में नहीं आते। क्या रीजन हो सकता है। रीजन ये है कि उनको सब कुछ समझ में आया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा डाउट उनके दिमाग में है जो उनको ये बिजनेस करने से रोक रहा है। और आपका काम क्या है कि उस सवाल को इस तरीके से जवाब देना, उस ऑब्जेक्शंस को तोड़ देना। यानी आपके और आपके टारगेट के बीच में, आपके सक्सेस के बीच में एक दीवार है, और उस दीवार का नाम है ऑब्जेक्शंस। और उसी दीवार को आपको तोड़ना है। और जिस दिन आप उस दीवार को तोड़ना सीख जाते हैं, आप सक्सेस हो जाते। यानी उस दीवार को तोड़ना नहीं है, एक्चुअल में आपको उस दीवार को तोड़ना सीखना है। एक्चुअल में ऑब्जेक्शंस
हर आदमी के अलग अलग होते हैं और हर आदमी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आगे आप लोग समझेंगे ऑब्जेक्शन कितने तरह के होते हैं। कुछ लाइव लोगों के क्वेश्चंस भी मैं जरूर यहाँ पे लास्ट में लूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझे कि जो भी व्यक्ति अगर आपके साथ इस बिजनेस में नहीं आ रहा है और जिसको आपने प्लान बताया, एक चीज सब में कॉमन है यार, कोई ना कोई क्वेश्चन तो उसका रह गया, कोई ना कोई डाउट तो उसके मन में है, कोई ना कोई कंसर्न है, कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा है जिसका आंसर देने की जरूरत है और वो नहीं हम दे पाए हैं, या उसने पूछा ही नहीं। वो आपका बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, आपका दोस्त है, आपसे वो बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन आप सोचो अगर पैसा मुझे और हर व्यक्ति को चाहिए, और अगर आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं और वो भी जानता है कि कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके साथ नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, उसके पास कुछ ना कुछ डाउट्स हैं। अब ये डाउट्स क्या होते हैं कि किस किस तरह के डाउट्स या ऑब्जेक्शंस होते हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे। अब ऑब्जेक्शंस क्यों होते हैं, ऑब्जेक्शंस होते क्यों, हाँ वाई ऑब्जेक्शंस, इस पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि कैसे कैसे ऑब्जेक्शंस होते हैं, और फाइनली हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है, ऑब्जेक्शन से निकलना कैसे। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपके प्लान को, आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते, समझ ही नहीं पाते। आपने उनको प्लान प्रेजेंटेशन दिया और वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी भी एक प्रॉब्लम है, उनको कोई एजिटेशन है, घबराहट आप बोल सकते हैं, कुछ संकोच है, जिसके वजह से वो अपने ऑब्जेक्शंस को पूछ ही नहीं पाते हैं आपसे, या यूं कहिए कि वो ऑब्जेक्शंस करने में क्वेश्चन टाइम नहीं बिताना चाहते। लेकिन एक दूसरे शब्दों में समझिए कि ऑब्जेक्शंस अच्छे होते हैं या बुरा होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है, कोई व्यक्ति आपसे क्वेश्चंस कर रहा है, बार बार आपसे मीटिंग्स में पूछ रहा है, या आप उसको प्लान बता रहे हो, कॉल पे जब भी कॉल कर रहे हैं तब भी आपसे ऑब्जेक्शंस कर रहा है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, निगेटिव निगेटिव क्वेश्चंस पूछ रहा है, आप बड़े परेशान हो जाते हैं, यार ये बंदा तो परेशान कर रहा है। लेकिन कोई भी अच्छा व्यक्ति, एक्चुअल में आप समझिए, आप एक मार्केट में गए और कितनी बार आप किसी दुकान पे जाके और बिना मतलब ही किसी सामान के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे आप मार्केट में गए और कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में आप जाके पूछने लगे, तो अनायास ही थोड़े पूछने लगेंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्शन वही व्यक्ति करता है जिसको उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर आपसे आपके प्लान के बारे में पूछ रहा है, दैट मीन्स आपके लिए एक सिग्नल है कि वो जानना चाहता है इस सब्जेक्ट के बारे में, वो अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहता है, वो अपने काम आपके साथ काम करना चाहता है। तो ऑब्जेक्शंस को सबसे पहले निगेटिवली ना ले, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो पैसे नहीं कमाना चाहता, तो आपसे वो क्वेश्चंस करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेगा। मतलब आप रास्ते से जा रहे हैं मार्केट में और बहुत सारी दुकानें हैं, और आपने एक दुकान में घुस गए और जाके बोलते हैं कि भैया लैपटॉप कितने का है, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। सो आप ऐसे नहीं पूछ रहे, कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर लैपटॉप लेने की प्लानिंग चल रही है, या अभी आप लेना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को लैपटॉप की जरूरत है। यानी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे इंक्वायरी कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे आपके बिजनेस के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहा है, दैट मीन्स आपके आपको ये सिग्नल दे रहा है कि वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, या उसे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत है जहां से वो कुछ इनकम कर पाए। सो बेसिकली ये ऑब्जेक्शंस जो होते हैं, ऑब्जेक्शंस एक अपॉर्चुनिटी होता है दोस्तों, आपके लिए एक चांस होता है जिसका आंसर करके, जिसको हैंडल करके आप उस व्यक्ति को अपने साथ इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं। सो सबसे
इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इन ऑब्जेक्शंस तो अच्छी चीजें हैं, जितने लोग क्वेश्चंस पूछते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्शन का आंसर करेंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा, वो व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा, उसको उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा और सेटिस्फाइड हो जाएगा और वो आपके साथ आ जाएगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्शन एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। कोई भी क्वेश्चन कर रहा है और अगर आपने उसको सही तरीके से आंसर कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया, तो वो आपके साथ आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझे कि किसी भी ऑब्जेक्शंस को सही तरीके से एड्रेस कैसे किया जाता है। सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों, अगर आपसे कोई ऑब्जेक्शंस करता है तो। अब ऑब्जेक्शंस को समझिएगा, कितने तरह के ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ों टाइप के ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, बहुत सारे लोग कहते होंगे इट इज टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। आपका जो प्लान है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो प्रोग्राम है, महंगा है। कई लोग आपको ऐसे भी बोलेंगे कि यार हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है। कई लोग बोलेंगे ट्रस्ट का इशू है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने देखा, आप पहले गए थे वहां पे वो बंद हो गया, वो भाग गई, वहां पे पैसे लुट गए, वहां पे हम बर्बाद हो गए, हमारा फेस वैल्यू खराब हो गया। तो ट्रस्ट कैसे करें? ये मैं सिर्फ आपको टाइप बता रहा हूँ कितने तरह के होते हैं, आगे मैं बताऊंगा आंसर कैसे करना। बैड एक्सपीरियंस लोगों को हो सकते हैं दूसरे सिस्टम से, और उसकी वजह से वो यहाँ पे आने से भटक रहा है। ब्रांड लॉयल्टी भी हो सकता है। कई लोग ये भी कह सकते हैं यार फला कंपनी तो 5 साल से चल रही है, वहां पे तो 20 लाख लोग जुड़े हैं, आपने तो भी स्टार्ट किया है, 4,000 लोग हैं, तो वहां पे क्यों ना जाएं, आपके साथ क्यों आए? तो इस तरीके के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं। और दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है। और अब आगे जो आएगा, अगर इसको सीख गए ना, मजा आ जाएगा और आपको लगेगा कि यार मतलब कहाँ थे हम। आज सीखने के बाद इसका आज आज से ही आपके काम में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। सो बहुत तरह के ऑब्जेक्शंस होंगे। अब हम सीखेंगे कि इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करें, इन ऑब्जेक्शंस को आंसर कैसे करें, इन ऑब्जेक्शंस को कैसे करें। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, खैर यहाँ पे हम एग्जांपल्स को नहीं लेंगे, हम सीधे चलेंगे ओवरकम कैसे करते हैं ऑब्जेक्शंस को। और ये आज तक शायद ही इस मीटिंग में कोई बैठा हुआ व्यक्ति या कोई यूट्यूब के माध्यम से भी देख रहा होगा, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इतना प्रोफेशनल मीटिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ले रहा है। शायद जो 20-20 साल से कर रहे होंगे उनको भी आप देखिएगा, इतना प्रोफेशनल ट्रेनिंग कभी नहीं मिलती। सो लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप चाहें तो कुछ चीजें लिख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं। ओवरकम कैसे करेंगे ऑब्जेक्शंस? जो लोग आपसे ऑब्जेक्शंस करते हैं उसको आंसर करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? मैं मुकेश जी को सुनता हूँ, बड़े अच्छे से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ये मीटिंग ली हुई है, जिन लोगों ने पहले ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन लिया हुआ। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के 5 स्टेप होते हैं। ध्यान से सुनना भाई, एक एक टॉपिक पे भी हम लोग आएंगे। सबसे पहले होता है लिसन, सुनना। दूसरा होता है रिपीट करना। पहले सुनना है फिर दोहराना है। तीसरा अंडरस्टैंड, समझना। चौथा होता है रिस्पॉन्ड करना, उसका आंसर देना। और पांचवा होता है कंफर्म करना, वो समझा कि नहीं समझा, वो सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ। इस पे भी हम लोग उनका प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इस बात को इस तरीके से आप समझिएगा कि कई बार आप लोगों ने, अगर मैं बात करूं कि आपके डेली लाइफ में कौन से ऐसे लोग हैं जो बड़ा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छे से करते हैं, एक उदाहरण से समझ लीजिएगा। एक आम आदमी के लिए सबसे अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एग्जांपल कौन होते हैं? कस्टमर केयर वाले। कौन से कस्टमर केयर वाले? ये जो आपके मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, जियो वाले, एयरटेल वाले, वोडाफोन वाले, या किसी भी कस्टमर केयर में।
आप दिमाग में लगाइए, एक बार सोचिए लास्ट टाइम आपने किसी कस्टमर केयर को कॉल किया था क्या? कब किया था? याद कीजिए। बैंक में कॉल किया था, कस्टमर केयर के ऊपर, टोल फ्री नंबर पे, और उसने आपको आंसर कैसे दिया? तो जब आप आज बात करके देखिएगा, उसने इसी प्रोसेस से आपको आंसर दिया था, और यही प्रोसेस आपको सीखना है। यानी जब आपने उसको कॉल किया तो क्या बोलता है, नमस्कार सर, मैं नवीन खरवार आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। फिर आप अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू करते हो। मेरे यहाँ तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, और वो आपकी पूरी बात बड़े इत्मीनान से सुनता है, बीच में टोक नहीं सकता कोई भी अच्छा कस्टमर केयर वाला। सुनने के बाद वो क्या करता है? क्या वो आपको आंसर करता है? नहीं, वो रिपीट करता है। रिपीट क्या करता है? वो बोलता है आपको कि सर, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आपने कहा कि आपके एरिया में या आप जहां पे रहते हैं आपको नेटवर्क की इशू आ रही है। यही करता है, आपके क्वेश्चंस को रिपीट करता है। यानी वो पहला स्टेप क्या किया, सुना, दूसरा स्टेप क्या किया, रिपीट किया, अब तीसरे स्टेप में क्या करता है, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। फिर वो आपसे क्वेश्चन करता है कि सर, आपको ये जो प्रॉब्लम आ रही है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आ रही है या हर जगह पे आ रही है? खैर, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद जब वो समझ लेता है तो आपको रिस्पॉन्ड करता है। और रिस्पॉन्ड कैसे करता है वो आपको बताता है। सर, आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाइए, ये कीजिए, स्विच ऑफ करके ऑन कीजिए, रिस्टार्ट कीजिए। वो रिस्पॉन्ड करता है, और उसके बाद वो आपसे कंफर्म करता है और कहता है कि सर, मुझे उम्मीद है मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम होऊंगा, और आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सर, एक हमारा फीडबैक कॉल आएगा जहाँ पे 1 से 5 या 1 से 10 की रेटिंग होगी। आप मुझे 10 नंबर दीजिएगा अगर आप मेरे सारे सवालों से सहमत है तो। सो ये एक प्रोफेशनल वे है, एक प्रोफेशनल तरीका है जिससे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को किया जाता है। और पूरे दुनिया में टॉप की जितनी कंपनीज हैं, जहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जहाँ पे कस्टमर केयर होता है, जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े सेटअप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, दुनिया के वो सारे लोग जो आज ऊँचाइयों पे बैठे हैं, वो इसी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब देखिएगा, अब सबसे पहले हम लोग ये जो 5 स्टेप्स पे आज हमने बात किया है, इस पे थोड़ा-थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। थोड़ा-थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए, लिसनिंग का मतलब क्या होता है? लिसनिंग का मतलब सुनना नहीं होता है कि आप सुन रहे हैं। लिसनिंग का मतलब होता है उस व्यक्ति के प्रॉब्लम को उसकी बातों के हिसाब से समझना। उस व्यक्ति को क्या रिक्वायरमेंट है, वो एक्चुअल में क्या पूछना चाहता है, ये होता है एक्टिव लिसनिंग। उस व्यक्ति को कैस उस जब तक आप उसके क्वेश्चंस को नहीं समझते, उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि एक व्यक्ति है जो आपसे आपने उसको सजेस्ट किया कि सर, आप 4 स्लॉट के साथ, या आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 4 स्लॉट, 5 स्लॉट, 6 स्लॉट, जो भी आपने उसको बताया। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सर एक सवाल है, सर एक सवाल है। तो आपने बोला जी सर बताएं। उसने कहता है क्या सर, मैं 3 स्लॉट। अब आपने उसने बोला 3 स्लॉट, अभी उसने क्वेश्चन पूरा नहीं किया, आप शुरू हो गए। बिल्कुल सर, आप 3 स्लॉट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सर क्या ये 4 स्लॉट जो आपने मुझे दिए हैं, इसके साथ-साथ 3 स्लॉट मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ? और आप कह रहे हैं कि सर, आप 4 स्लॉट अगर नहीं कर सकते तो आप 3 स्लॉट के साथ भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। यानी वो अपना 4 स्लॉट प्लस 3 स्लॉट करना चाहता है, और आपने 4 स्लॉट के जगह पे उसको 3 स्लॉट करने की सजेशन दे डाली। यानी कि आपने उसकी बातों को समझा नहीं। समझा क्यों नहीं?
क्योंकि जब वो अपना क्वेश्चन कर रहा था तो आपने उसको बीच में ही टोक दिया, आपने उसकी बात को सुना ही नहीं, आपने उसकी बात को पूरी तरीके से सुना नहीं और सुनने के बाद रिपीट भी नहीं किया। तो देखो आप जब उसकी बातों को पूरी तरीके से सुनेंगे, एक्टिव लिसनिंग करेंगे, तो आपको 2 चीजें समझ में आएँगी। पहली चीज समझनी क्या, सुनने में क्या समझना है, ये बड़ा परेशानी का विषय है। बहुत सारे लोग कहते हैं, यार जब मैं सुन रहा हूँ तो सुनने में क्या समझना है? जब आदमी कोई बात पूछता है ना आपसे, तो एक तो वो पूछ रहा है और एक आप सुन रहे हैं। दूसरा आपको उसका मोटिव पता चल जाता है कि वो ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है। और जब आप उसको ध्यान से एक्टिव लिसनिंग करते हैं, तो आपके पास एक इनडायरेक्टली सिग्नल आता है कि ये व्यक्ति पूछ क्यों रहा है। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए मेरे से कोई पूछ रहा है, मेरे से कोई पूछ रहा है, सर ब्लॉकचेन क्या होता है? मुझे पता है ब्लॉकचेन क्या होता है और मेरी टीम में सबको पता है ब्लॉकचेन, लेकिन मैं उसको आंसर करता हूँ कि भई मुझे नहीं पता। शॉक, सामने वाला शॉक, यार नवीन सर तो ब्लॉकचेन के मास्टर है और ये कह रहा है मुझे नहीं पता। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो उसका पूछने का टोन था, 2 तरह के क्वेश्चन्स लोग पूछते हैं, 2 चीज़ों के लिए। एक पहला ये कि उनको नहीं पता, वो जानना चाहते हैं और दूसरा ये कि वो ये चेक कर रहा है कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो यार मुझे आता है, नहीं आता, तू कौन होता है चेक करने वाला? मैं नहीं आंसर कर रहा। सो जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको ऐसा करना चाहिए, मैंने एक एग्जांपल दिया। आप जब एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं पता चलता है, क्वेश्चन पूछने का रीजन भी पता चलता है कि वो आपसे ये सवाल पूछ क्यों रहा है। या आप जब जिस दिन हम लोग आप बात करेंगे ना टोन ऑफ वॉइस, जो वॉइस टोन के बारे में, तो आपको थोड़ा-थोड़ा हिंट दूँगा कि आदमी जब इस लैंग्वेज में इस तरीके से बात करता है तो उसका मतलब ये होता है और इस तरीके से बात करता है तो उसका मतलब ये होता है। ये हम लोग अगले कुछ सेशंस में इसके बारे में बात करेंगे। तो एक्टिव लिसनिंग बड़ी ज़रूरी है। अब इसको रिपीट करने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई आपका जो भी कोई क्वेश्चन करता है, आज मुकेश जी को देखिएगा मीटिंग में, कभी कोई उनसे पूछता है कि सर वो कुछ भी पूछ रहा है, तो ये पहले उस क्वेश्चन को पूरा रिपीट कर देते हैं, सर आपने यही पूछा था, तो बोलता है हाँ, उसके बाद ये क्वेश्चन करना, उसका आंसर करना स्टार्ट करते हैं। इससे फायदा क्या होता है रिपीट करने से? जब आपका कस्टमर केयर वाले का एग्जांपल दिया था कि जब आप बोलते हो ना कि सर मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, तो कस्टमर केयर वाला कहता है कि सर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आपके यहाँ इंटरनेट चलाने में इश्यू हो रहा है। वो रिपीट करता है आपकी बात, आपको भी रिपीट करता है। तो इससे फायदा क्या हुआ? पहली चीज, जो सामने वाला व्यक्ति है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका गेस्ट है, जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, वो रिस्पेक्टेड फील करता है। रिस्पेक्टेड फील करने का मतलब क्या है? उसको थोड़ी-सी रिस्पेक्ट मिल जाती है, उसको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये समझ में आता है कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आप उसकी सारी बातों को सुन रहे हैं। पहले फायदा ये। दूसरा बेनिफिट, आप और आपका प्रोस्पेक्ट आंसर करने से पहले आप ये कंफर्म कर लेते हैं कि आप उसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, जो उसने पूछा है। कई बार होता है ना, वो पूछ रहा था स्लॉट बढ़ाने का, आपने आंसर दे दिया स्लॉट घटाने का। तो जब आप क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और सामने वाला कंफर्म कर देता है हाँ सर मैं यही पूछ रहा हूँ, तो आप कंफर्म हो गए कि यार वो जो पूछ रहा है वही मैं आंसर दे रहा हूँ, तो मैं इधर उधर नहीं जा रहा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना। और आपको उसको रिपीट करने से आप हमेशा सही आंसर्स दे पाते हैं और बहुत बेहतर आंसर दे पाते हैं। सो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट, कोई भी लीडर, कोई भी गेस्ट आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो उस क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले उस पूरे के पूरे विषय को आपको दोबारा से उसको रिपीट करना है। अब रिपीट करने के बाद उस ऑब्जेक्शंस को समझना कि वो ऑब्जेक्शन क्या है, क्यों पूछ रहा है, और उसके बाद आपको
उस पे रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, आंसर्स भी दो तरह के होते हैं, कि रिस्पॉन्ड होता है कि रिएक्शन होता है। कोई लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बिल्कुल बहुत सारे लीडर झल्ला जाते हैं, मतलब उनका गुस्सा सातवें आसमान पे होता है। वो कहता है सर कंपनी भाग गई तो, ये कहता है यार रहने दे यार, तेरे बस की नहीं है, तू निकल ले, तू जा एक काम कर, वही कर, वो तुलसी नोनी बेच। ये रिएक्शन है, ये रिस्पॉन्स करना नहीं है। ये क्या है? ये रिएक्शन है, ये क्रिया का प्रतिक्रिया है। उसने आपसे एक रॉन्ग क्वेश्चन पूछा, और रॉन्ग क्वेश्चन क्या है यार, उसका अधिकार है। मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं पैसा लगाना चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़े सपने देखे हैं। आज आप एक 100 रुपए की ईयरफोन खरीदते हो, आप उसको चला के देखते हो ना, उस लीड को लगा लगा के बार बार आवाज आ रही है नहीं आ रही है, वो उसका अच्छे से जैक फिट हो रहा है नहीं फिट हो रहा है, और वो आपके साथ एक बिजनेस करने जा रहा है, क्या वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा? और ऐसे क्वेश्चन सुन के आप नाराज हो जाओगे, बोलोगे चले जाओ यार, वही तुलसी नोनी बेचो। सो इट्स नॉट गुड थिंग। आपको क्या करना है? रिस्पॉन्स करना है। आपको एक्चुअल में आपको उसको बताना है ये कंपनी भागने वाली क्यों नहीं है, ये कंपनी बंद क्यों नहीं होगी, ये कंपनी में उसको सफलता की गारंटी किस तरीके से मिल रही है। सो आपको हमेशा कूल रहना है, और रिएक्शंस नहीं देने हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको फोन पे या लाइव या मीटिंग्स में इतना परेशान कर देंगे कि आपको मन में आएगा कि यार पत्थर उठा के इसका सर फोड़ दूं। लेकिन अगर बहुत बहुत परेशान हो गए, वो आपसे क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है, आप हाथ जोड़ के माफी मांग लो यार। लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरीके का, जिस तरीके का वो व्यवहार उसने आपके साथ किया, वो सेम व्यवहार आपके साथ नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप आपने उसकी पूरी बात को सुना, पूरी बात को सुनने के बाद आपने उसकी पूरी बात को क्या किया? रिपीट किया। रिपीट करने के बाद आपने उसकी बातों को समझा, और उस पे रिएक्शन नहीं किया, मतलब गुस्सा नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, आपने उसको आंसर देने की कोशिश की। और हमेशा आपको सही आंसर देना है। आंसर नहीं है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं पता, आप अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लीजिए, अपलाइन को लाइन पे लीजिए। वहां से भी नहीं हो रहा तो समय ले लीजिए कि सर मैं कल बताता हूँ, शाम को बताता हूँ, 1 घंटे बात करता हूँ। लेकिन आप किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। अब ये सारी चीजें कर लेना है तो आपको कंफर्म करना है। सर समझ में आ गया? वो कहता है हाँ सर समझ में आ गया। अब देखिए कंफर्मेशन का क्या फायदा है। मैंने एक दिन किसी मीटिंग में बोला था, कई लोगों को याद होगा, कई लोगों को याद नहीं होगा, जो लोग रेगुलर आते हैं उनको तो पक्का याद होगा। मैंने एक मीटिंग में बोला था कि अगर किसी भी व्यक्ति से आपने 4 यस ले लिया, 4 बार हाँ करवा लिया, तो 5वीं बार वो हाँ ही बोलेगा, 5वीं बार वो ना नहीं बोलेगा। ये क्या है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप मजबूर हो जाओगे, आप खुद भी जाओ कई बार, 4 बार हाँ हाँ बोल दोगे ना, तो 5वीं बार आपके मुंह से हाँ ही निकलेगा। 5वीं बार हाँ ही निकलना, आप ना बोल ही नहीं सकते। कई लोगों को मैं देखता हूँ, वो इतने पॉजिटिव होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग, वो यस और नो तो बोलते ही नहीं है, वो यस और यस बोलते हैं। मैंने किसी लीडर को सुना था, वो हर बात बोलने के बाद बोलता है यस और यस। यार तुम्हारे पास नो का ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, आप यस ही बोलो। आपके 2 ऑप्शन है, ए और बी, दोनों इज यस। आपको यस ही बोलना है, नो नहीं है। तो अब ये 4 बार यस कैसे लेते हो? लेते कैसे हो? आपको 4 बार हाँ कहलवाना है कस्टमर, कैसे हाँ कहलवाओगे? सो अभी हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करते हैं। सपोज उसने एक क्वेश्चन आपसे किया, एक क्वेश्चन उसने आपसे पूछ लिया। अब उस क्वेश्चन को आपने सुना, रिपीट किया, समझा, रिस्पॉन्स किया, उसके बाद कंफर्म कर रहे हैं सर समझ में आ गया सर? कहता हाँ भाई समझ में आ गया। अच्छा, पहला यस मिलता। और कुछ कंफ्यूजन हो सर बताए, और कुछ चीजें समझ में ना आई हो? कहता नहीं सर सब कुछ समझ में आ गया। दूसरा यस भी मिलता। अब सर एक बार और देख लीजिए, कहीं और कुछ कंफ्यूजन वगैरह हो, किसी स्लॉट्स वगैरह में कहीं कुछ और रिसाइकल वगैरह में, वो एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर बोलता है यस। 3-4 यस ऐसे मिल गए। अब
4 बार यस मिल गए। अब 5वीं बार क्या बोलते हो आप लोगों को प्लान दिखाने के बाद, उसके सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के बाद उसने सब कुछ बोल दिया, सब समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया भाई, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे पता चल गया, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और इतना सब कुछ होने के बाद लास्ट में क्या होता है दोस्तों, इतना सब कुछ समझने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद जब वो व्यक्ति ज्वाइन करने वाला होता है, सारा गोल गोबर हो जाता है। कैसे? आपके एक रॉन्ग क्वेश्चन से, आपके एक रॉन्ग क्वेश्चन से आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। मोबाइल से कनेक्ट हो, नहीं तो आप सभी लोगों से पूछता कि आप एक्चुअल में पूछते क्या हो, उसके सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद क्या पूछते हो उससे। मैक्सिमम लोग, सर सब कुछ समझ में आ गया, कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कब से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको लगता है ये क्वेश्चन सही है? ये क्वेश्चन सही नहीं है, आप गलत चीज पूछ रहे हो। आप उससे, आप जाने अनजाने में उसको समय दे रहे हो। वो अभी स्टार्ट करने वाला था, वो आपसे पूछने वाला था कितना पैसा भेजूं, कौन सा ऐप डाउनलोड करूं स्टार्ट करने के लिए, और आप उसको क्या कह रहे हो, सर कब से स्टार्ट करोगे। वो सोचता है स्टार्ट तो करना ही है, चलो एक बार एक काम करता हूँ, घर पे भी बात कर लेता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। वो कहता है ठीक है सर, मंडे को स्टार्ट करता है। वो 5 मिनट पहले स्टार्ट करने वाला था, आपने उससे गलत क्वेश्चन पूछा कि कब से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसने आपको उसका आंसर दिया कि वो मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार आप हैं, शायद वो तुरंत आपसे ज्वाइन कर लेता। सो जब आप पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछते हैं तो ऑलवेज यू विल गेट अ पॉजिटिव आंसर। जब आप सही क्वेश्चन पूछोगे तो आपको सही आंसर मिलेगा। सही क्वेश्चन क्या है? सही क्वेश्चन इज, सर क्या आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट है, या जो टोकन हमारे रजिस्ट्रेशन में लगता है वो टोकन है आपके पास। आंसर क्या होगा, यस और नो, हाँ या नहीं, यही तो बोलेगा वो, है या नहीं है। अगर है तो आपको क्या बोलना है, सर जूम मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ, आइए बैठते हैं, 5 मिनट लगेगा, आपकी आईडी रजिस्टर करा देते हैं, दैट्स क्लोज, सिंपल। आइए सर, बैठते हैं, आईडी लगा लेते हैं। अच्छा ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि नहीं मेरे पास तो टोकन वोकन नहीं है, मैंने तो क्रिप्टो करेंसी में कभी काम नहीं किया, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई ऐप डाउनलोड नहीं किया। तब आपको क्या बोलना है, सिंपल सा, सर ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट आप डाउनलोड कर लीजिए। और पेमेंट कैसे करेंगे सर, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम। क्या मतलब, आपने उससे क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से सोचिए मैंने क्या बोला। सर आप पेमेंट कैसे करेंगे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम। यानी क्वेश्चन मेरा है और आंसर भी मेरा है यार, यही तो सीखना आपको। क्वेश्चन मेरा, आंसर भी मेरा। क्वेश्चन क्या है, पेमेंट कैसे करोगे, आंसर उसको देना चाहिए, आंसर भी मैंने उसको दिया। ऑप्शंस कितने दिए, 3, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। 3 ही ऑप्शंस दिए हैं, वो 3 ही में से उसको जवाब देना है, चौथा ऑप्शन ही नहीं है। वो क्या कहता है, गूगल पे कर दूंगा सर। सर यही वाला नंबर है गूगल पे मेरा, यही वाला नंबर है मेरा गूगल पे। आप पेमेंट कीजिए सर, मैंने लिंक आपको भेज दिया ज्वाइनिंग का, आप आइए बैठ के आईडी लगा लो। कितना अच्छा रहता है। आप पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछोगे, यू विल गेट अ पॉजिटिव आंसर्स। लेकिन आपको इस लेवल तक पहुंचने से पहले आपको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तक पहुंचना होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को खत्म करना होगा। सो हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे सो यू विल गेट अ पॉजिटिव आंसर। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज हमने बात किया, बड़े शॉर्ट में बात किया आज हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बुकिस डिफिनेशन या बुकिस ज्ञान से आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे, उतना ज्यादा आप इसमें एक्सपर्ट्स बनते जाए, उतने ज्यादा आप
अनुभव आपको होगा, उतने बेहतर तरीके से आप लोगों को आंसर्स कर पाएँगे। और सिर्फ देखो, लोग नहीं जुड़ता है तो अगेन मैं रिपीटिंग कि उसके अंदर कुछ ना कुछ सवाल, कुछ ना कुछ डाउट, कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस है। चाहे वो उसके खुद के हो या चाहे उसने उसके कान में किसी ने भर दिया हो। मतलब कि देखो, आज क्या है कि किसी ने कहा था, मैंने सुना था कि भई खाने में ज़हर अगर मिल जाए तो उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई ज़हर भर दे तो उसका बड़ा दिक्कत है। यानी कि उसको सारी चीज़ें समझ में आ गई, सब कुछ आ गया। और उसने गया पैसा भिजवाने और रास्ते में उसका दोस्त मिल गया, कहता है, "यार कहाँ फँसे हो यार? ये तो फालतू की चीज़ें हैं।" वो जो मीटिंग में दिखते हैं ना 100 डेढ़ 100 लोग, वो सारे अपने ही लोग होते हैं। वो सारे बैठ के एक ही कमरे में बैठ के और सारे लोग मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उसको नहीं पता ब्लॉकचेन क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। अब वो परेशान हो जाता है। लेकिन आप अगर उसके ऑब्जेक्शंस का आंसर दे पाते हैं, तो ये जो क्वेश्चन उसके दिमाग में, वो उसका खुद का क्वेश्चन नहीं था। जब वो प्लान देख रहा था, तभी उसके पास ऑब्जेक्शंस नहीं था। इसलिए उसने कहा था कि हाँ सर, आज स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन जब वो घर गया, जब वो किसी अपने दोस्त से, किसी अपने रिश्तेदार से मिला, तो उसके दिमाग में ये ऑब्जेक्शंस भर दिया गया। यानी इस ऑब्जेक्शन को दोबारा से हैंडल करने की ज़रूरत है। यानी कि कई लोग कहते रहे कि यार वो तो तैयार था, मीटिंग में भी आया था, जॉइन करने वाला भी था, अचानक फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो उस समय पे क्या होता है, उसके दिमाग में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर दिए जाते हैं, दुनिया के कुछ नेगेटिव और कुछ अराजक तत्वों के द्वारा। तो वहाँ पे आपको दोबारा से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की ज़रूरत होती है। और आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तब कर पाते हैं जब आप उनसे दोबारा बात करते हैं और बड़े ही प्रेम पूर्वक ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा रीज़न रहा जिसकी वजह से वो पहले जॉइन करना चाहते थे, अभी नहीं करना चाहते हैं, किसी भी वजह से। और अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है तो दोबारा से आपके पास एक मौका होता है कि आप उस क्वेश्चंस का आंसर करके और उनसे उस क्वेश्चन का आंसर करके आप उनको दोबारा से जॉइन करा सकते हैं। सो आपको अगर एक्सपर्ट बनना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शंस को पहले तो हैंडल करना सीखें, प्रिपेयर रहें। खुद से आप देखें कि आप जब इस कॉन्सेप्ट में आए थे, जिसने आपको जॉइन कराया था, तो आपके मन में क्या-क्या सवाल आए थे? उन सवालों की सूची बनाएँ और ये कोशिश करें कि किस सवाल का क्या बेस्ट आंसर्स हो सकते हैं। इस पे भी कोशिश करें, एनालाइज़ करने की कोशिश करें कि किस तरीके के सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। और आप चाहें तो इसमें और भी बहुत बेटर करना चाहते हैं, सो आप क्या कर सकते हैं, एक चार्ट टाइप का बना सकते हैं और वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि आज कौन-कौन से ऑब्जेक्शंस आपको आए और उन ऑब्जेक्शंस को कैटेगराइज़ कर सकते हैं। यानी कॉस्ट से रिलेटेड कितने ऑब्जेक्शंस आए, लॉयल्टी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन्स आए, बैड एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड कितने क्वेश्चन्स आए। ऐसे आप 2, 4, 5, 10 बना सकते हैं चार्ट। तो आपको एक पता लग जाएगा कि आप जिस तरीके के कस्टमर्स के पास जाते हैं, जिन लोगों को अप्रोच करते हैं, सबसे ज़्यादा किस तरीके के क्वेश्चन्स आते हैं। और उन क्वेश्चन्स को लिखने के बाद उन क्वेश्चन्स के हिसाब से आप उसके आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी भी 2-3 फैक्ट्स की बात पे करेंगे और उसके बाद हम लोग का आज का ये सेशन समाप्ति की तरफ चलेगा। कुछ क्वेश्चन्स आंसर लाइव मैं लूँगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को थोड़ी-सी और मदद मिलेगी। सो एक्टिव लिसनिंग का मतलब हमने बोला था, सबसे ज़रूरी 2 पॉइंट्स हैं। एक तो एक्टिव लिसनिंग करें। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है कि जब भी कोई आपसे प्रश्न कर रहा हो, भैया बीच में ना बोलें। कई लोग आपको ऐसे मिल जाएँगे जो अपने क्वेश्चन्स को इतना लंबा कर देंगे, यार 2 मिनट के क्वेश्चन को 7 मिनट में करेंगे, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपको पूरा क्वेश्चन सुनना है। सो आप पूरा क्वेश्चन ज़रूर सुनें, बीच में इंटरप्ट ना करें, उससे जो सामने वाले की बेइज़्ज़ती फ़ील होती है। दूसरा, कभी एज़्यूम नहीं करना है यार, प्रिडिक्शन नहीं लगाना है। मतलब प्रिडिक्शन का मतलब क्या है, पहले से ही सोच लेना कि ये ऐसा कर रहा तो ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा।
ये मेरे साथ नहीं आएगा, ये तो लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे लोग तो ज्वाइन नहीं करते हैं, ये फालतू की बातें करते हैं, ये सब नहीं सोचना यार, प्रिडिक्शन नहीं करना, अनुमान नहीं लगाना। सो अनुमान नहीं लगाने का मतलब है कि पहले से किसी नतीजे पे मत पहुंचो कि ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। नहीं, आपका काम है ऑब्जेक्टिव्स को हैंडल करना, और आप कोशिश करो कितने बेहतर तरीके से आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। और स्टोरी टेलिंग आप लोगों को सीखना है। स्टोरी टेलिंग का मतलब मुझे पता नहीं स्टोरी टेलिंग कितने लोग समझते हैं। अभी एक बार जरा हैंड रेस करना, स्टोरी टेलिंग कितने लोगों को आती है, स्टोरी टेलिंग कितने लोग जानते हैं। अभी मैंने स्क्रीन बंद कर दिया। स्टोरी टेलिंग कितने लोगों को आती है, समय कम है, 1 मिनट में स्टोरी टेलिंग आप लोगों को बताऊंगा। स्टोरी टेलिंग कितने लोगों को आती है? अच्छा, अभिषेक सिंह जी को आती है स्टोरी टेलिंग, और किसी को नहीं आती स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग किसी को नहीं आती। खैर, समय कम है, 1 मिनट में मैं आपको स्टोरी टेलिंग बताता हूँ, और शायद मैंने मिस कर दिया किसी भी वजह से। तो स्टोरी टेलिंग क्या होता है कि एक कहानी के माध्यम से लोगों को आंसर करना है। इसमें 2 पार्ट होते हैं दोस्तों स्टोरी टेलिंग में, समझिएगा। समय 7:54-55 हो गया। एक, सबसे पहले तो अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लो। भाई हैंड रेस मत करिए आप लोग, अभी मैं मौका दूंगा हैंड रेस करने का, फिर आप लोग नहीं करेंगे, डिस्टरबेंस होता है, बार बार दिखता है। अच्छा, स्टोरी टेलिंग का मतलब, सबसे पहले अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बना लो। हर कंपनी में होता है ना ब्रांड एम्बेसडर, वैसे ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लो, किसी को भी बना लो, काल्पनिक, और उसी के आधार पे आपको आंसर करना है। और स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको एक आंसर से बताता हूँ, और ये स्टोरी टेलिंग बड़े काम की चीज है, पता नहीं कैसे मेरा मिस हो गया। एक व्यक्ति है जो मुझे फोन करता है, सर मुझे ज्वाइन तो करना है, और मुझे प्लान भी अच्छा लगा है, सिस्टम बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, मैंने देख लिया, लेकिन सर मुझे लगता है मैं लोगों को जोड़ नहीं पाऊंगा, मैं लोगों को जोड़ नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूं सर, क्या मुझे नॉन वर्किंग आएगी? ये उसका क्वेश्चन था। कोई भी इसका सटीक आंसर नहीं है। अनुमान मैं लगाने से मना कर रहा हूँ। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप इसका बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से आंसर कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल सर, पहली चीज तो देखिए सर, आपको अपने आप को कम नहीं आंकना है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे? आप ऑफ कोर्स आप लोगों को जोड़ पाएंगे, और इसमें जो भी मेरी मदद हो पाएगी मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, मैं पूरी आपकी सहयोग करूंगा। और सर मैं एक उदाहरण के लिए बताऊं, हमारी टीम में एक है आशुतोष जी। आप देखिए क्या किया मैंने, आशुतोष जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। इसको समझिएगा, हमारी टीम में है सर एक आशुतोष जी, और नौकरी करते हैं सर 10-15 हजार रुपए की। और उन्होंने भी एक मीटिंग के माध्यम से उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और वो कह रहे थे कि सर मैं शायद लोगों को जोड़ नहीं पाऊंगा, लोग मेरे साथ तो जुड़ेंगे नहीं सर, मेरे पास टाइम नहीं होता। और फिर भी हमने उनको विश्वास दिलाया कि आप कर सकते हो, और वो इस बिजनेस में आए। और सर सच में 10-15 दिन किसी को नहीं जोड़ पाए, लेकिन 10-15 दिन में उनके पास $40-50 की इनकम आई, बहुत ज्यादा नहीं, $40-50 की इनकम आई। और फिर क्या किया सर, उन्होंने उसी इनकम का स्क्रीनशॉट लगाया, और उनसे लोग पूछने लगे कि पैसा कैसे कमाया। और सर आज उनके पास 200 लोगों की टीम है, और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है सर, आज आशुतोष जी महीने के 1,00,000-1,50,000 रुपए कमा। क्या किया मैंने यार, मैंने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया, उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मैंने क्या किया, मैंने स्टोरी टेलिंग कर दी। और मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग का पूरा सेशन होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग किया आपने, और स्टोरी टेलिंग में क्या किया मैंने, आशुतोष जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनकी एक छोटी सी कहानी क्रिएट करी, और उस कहानी को मैंने बता दिया। लेकिन ध्यान में रखना, कभी भी स्टोरी टेलिंग करते समय मतलब बिल्कुल ऐसी कहानी मत बना देना जो इतनी काल्पनिक हो जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं हो। जरूरत समझ रहे हो?
जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं हो, ऐसी भी स्टोरी नहीं बतानी। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने आशुतोष जी का नाम लिया, लेकिन मैंने अभी इसलिए आशुतोष जी का नाम लिया, बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, इसलिए आशुतोष जी का नाम लिया क्योंकि मैंने सुबह आशुतोष जी का स्टेटस देखा कि पार्टनर 0 और इनकम $25। सो आपको एग्जाम्पल या ऐसे लोगों का एग्जाम्पल ही देना है जिनको आप जानते हो। और आपको ऐसे लोगों के बारे में कैसे पता चलेगा? जब आप मीटिंग्स में आओगे, हो सकता है आपकी टीम में कोई ऐसा ना हो, लेकिन आशुतोष जी मेरी टीम में है जिनको नॉन वर्किंग आ रही है अच्छी। तो आपको ऐसे कुछ आईडीज, कुछ ऐसे लोगों का नाम याद रखना है, उनकी कुछ छोटी-छोटी स्टोरीज आपको याद रखनी है, किस क्वेश्चंस में कैसी स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हो। और एक स्टोरी टेलिंग होता है जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस अचानक से, पता नहीं क्या होता है, अभी तक मैं समझ नहीं पाया, लेकिन स्टोरी टेलिंग से वो व्यक्ति सामने वाला अचानक से पूरी बात समझ जाता है 1 मिनट के अंदर। तो स्टोरी टेलिंग जो है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। सबसे नायाब तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है। तो फटाफट स्टोरी टेलिंग सीखना शुरू करो, और आप खुद से और देखो एक चीज़ और, कई लोगों को कहते हैं ना कि यार हमें तो क्वेश्चन करने के लिए हमें तो लोग ही नहीं मिलते, प्रोस्पेक्ट नहीं मिलते। यार जो आपके आसपास का सबसे मूर्ख व्यक्ति हो ना, पागल व्यक्ति जिसको आप कहते हो, जिससे आपको उम्मीद है कि ये ज्वाइन नहीं करेगा, ये कभी मेरे बिज़नेस में नहीं आ सकता, किसी भी तरीके से वो मेरे साथ काम नहीं करेगा। आप उसी को बैठ के प्लान बताना शुरू कर दो। इससे क्या होगा? आपको पहले से पता है यार वो ज्वाइन नहीं करना। यानी वो ज्वाइन करेगा, नहीं करेगा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपसे 8-10 क्वेश्चन्स पूछ लेगा। आपसे वो, आपको भी पता है वो परेशान करेगा आपको, लेकिन वो आपसे इतने क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप उस सारे क्वेश्चन्स का आंसर करना सीख जाओ, और आपको उससे बेनिफिट भी मिलेगा। सो दोस्तों आज 8 बज गए पूरे-पूरे, और मुझे उम्मीद है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो सेशन है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ से मुझे एक नया टॉपिक मिल गया है स्टोरी टेलिंग का, और उसके ऊपर मैंने पीपीटी बना रखी है स्टोरी टेलिंग की, और उसको भी हम लोग ज़रूर कुछ अगले सेशंस में हैंडल करेंगे। तो आज के लिए जो हमारा ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन रहेगा, यही रहेगा। अगले 5-7 मिनट में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन्स आंसर ज़रूर लेना चाहूँगा, और उसके बाद हम मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएँगे। मीटिंग में अंत तक बने रहिएगा। सो अभी थैंक यू सो मच फॉर आप सभी लोग अभी तक बने रहे, और आप सभी लोगों ने बड़ा एन्जॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा आप लोगों को। सो अगला सेशन आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स का है। थैंक यू सो मच गाइस।